नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट 2025 दिसंबर की तैयारी के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 7 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 में कितनी कहानियाँ लगी हुई है? हमारी टोटल 21 कहानियाँ हैं, जिन्हें हम बदलते हुए पैटर्न पर वन लाइनर बाय एक एक लाइन करके हम पढ़ेंगे। और जहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कथन होंगे, उन सबको नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो कहानी लगी हुई है यूनिट 7 में, उन कहानियों का प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई और कहानी संग्रह। तो पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी लेखिका है बंग महिला। यह 1904 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई और इसकी जो लेखिका है राजेंद्र बाला घोष है। दूसरी कहानी है दुलाई वाली। इसकी लेखिका बंग महिला। इसका प्रकाशन 1907, यह भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसका बंग महिला का नाम है राजेंद्र बाला घोष। एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक है माधवराव सप्रे। 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक पत्रिका थी जिसमें सर्वप्रथम यह पत्रिका प्रकाशित हुई। चौथी कहानी है राही। राही की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका प्रकाशन हुआ 1947 में और ये किस कहानी में संग्रहित है? सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। पांचवी कहानी है ईदगाह। इसके लेखक है प्रेमचंद। अगस्त 1933 ईस्वी में ये चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई और मानसरोवर के प्रथम भाग में ये संग्रहित है। कौन सी? ईदगाह। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी के लेखक है प्रेमचंद। प्रकाशन वर्ष है 1907 और ये जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और सोजे वतन नामक कहानी संग्रह में ये संग्रहित है। कौन सी कहानी? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। सातवीं कहानी है कानों में कंगना। लेखक है राजा राधिका रमन प्रसाद। 1912 ईस्वी में प्रकाशित इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई और गांधी टोपी नामक कहानी संग्रह में ये संग्रहित है। आठवीं कहानी है उसने कहा था। चंदर शर्मा गुलेरी इसके लेखक है। प्रकाशन वर्ष 1915, सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है। प्रकाशन वर्ष है 1929। आकाशदीप संग्रह कहानी में संग्रहित है। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की है। 1931 ईस्वी में वातायन संग्रह में संग्रहित है। 11वीं कहानी है तीसरा कसम उफ मारे गए गुलफाम। इसके लेखिका है फणीश्वरनाथ रेणु। प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी में यह अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई और ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। 12वीं कहानी है लाल पान के बेगम। इसके लेखक भी फणीश्वरनाथ रेणु है। यह 1956 में प्रकाशित हुई और कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह भी ठुमरी नामक कहानी संग्रह में संग्रहित है और प्रकाशन वर्ष है इस संग्रह का 1959। कौन सी का? ठुमरी कहानी संग्रह का। 13वीं कहानी है गैगरीन रोज। आगे की है 1931 में विपथका संग्रह से ये संग्रह में संग्रहित है। 14वीं कहानी है कोसी का घटवार। जिसके लेखक है शेखर जोशी। 1957 ईस्वी में प्रकाशित कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई और यह कोसी के घटवार कहानी संग्रह में संग्रहित है। 15वीं कहानी है अमृतसर आ गया। भी साहनी इसके लेखक है। 1971 में प्रकाशित हुई। चीप की दावत भी साहनी लेखक है और 1956 में प्रकाशित हुई। पहले पाठ कहानी संग्रह में संग्रहित है। 17वीं कहानी है सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती इसकी लेखिका है। 1948 ईस्वी में यह प्रतीक पत्रिका नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट कहानी है 18वीं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अपनी अपनी बीमारी संग्रह से ये 1972 ईस्वी में प्रकाशित है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर किस कहानी में संग्रहित है? कहानी संग्रह में। तो अपनी अपनी बीमारी संग्रह में और जिसका प्रकाशन है 1972। 19वीं कहानी है पिता ज्ञान रंजन।
इसका प्रकाशन वर्ष है 1965। 20वीं है राजा निर्बंसिया कमलेश्वर 1957, राजा निर्बंसिया संग्रह में संग्रहित है। 21वीं कहानी है परिंदे, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा, और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1965 में। ये परिंदे नामक कहानी संग्रह में संग्रहित है। परिंदे नामक कहानी संग्रह किस सन में हुआ था? 1960 में। अब हमने कहानी संग्रह देखे थे किस, अब देखेंगे हिंदी कहानी कवियों का कालक्रम। जो यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी में हमारी कितनी कहानी लगी है? 21 कहानी लगी हुई है, और उनके लेखक हैं। तो इनके लेखकों का जन्म प्रकाशन वर्ष देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। माधवराव सप्रे का प्रकाशन जन्म तिथि 1871, प्रेमचंद का 1880, राजेंद्र बाला घोष की 1882, चंद्र शर्मा गुले की 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राजा राधिका रमन सिंह है 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र कुमार 1905, अगेका 1911, भी साहनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, ज्ञान रंजन 1936। अब हम करेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की मुख्य बिंदु, समीक्षा और सारांश। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1901 में, और इसके लेखक है माधव राव सप्रे, और इनका जन्म था 19 जून 1871 को। जन्म 19 जून 1871। मृत्यु इनकी हुई थी 23 अप्रैल 1926 को। जन्म स्थान इनका था पथरिया दामोह मध्य प्रदेश में। पथरिया दमोह जो एमपी में पड़ता है। तो ये थे इससे मुख्य बिंदु। और ये पहली कहानी थी जो छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आप भी अपने ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए। अब देखते हैं कि इसमें जो मुख्य बिंदु आए कहानी में तो कौन से हैं, किस पर आधारित है। यह कहानी एक बहुत ही छोटी और कर्तव्यनिष्ठ श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित, इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण किया गया है। यानी कि इसमें एक जमींदार और एक विधवा बुढ़िया की कहानी का वर्णन है। इस कहानी में अहंकार, स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में दिखाया गया है, और एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। इसमें कथन है, डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ हिंदी भाषा बताया। तो वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम की दृष्टि से ये रखा है। दूसरा कथन है, डॉक्टर सत्यकाम इसे प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में ये मातृभूमि से लगाव की प्रतीक कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। इसमें कहानी में सिर्फ दो पात्र दिखाए गए हैं। एक पात्र है जमींदार और एक है अनाथ विधवा। गौण पात्र में आते हैं जमींदार का वकील है और विधवा की पोती जो कि 5 वर्ष की है। अब यहाँ से हम कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहानी देखेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक है माधव सप्रे, और इसका प्रकाशन वर्ष, जन्म मृत्यु हम पहले बता चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। तो इस कहानी का आरंभ यहाँ से होता है। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता और उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा, यानी कि बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी हुई थी।
उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू भी यानी कि लड़के की बहू भी 5 वर्ष की एक कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृत प्राय हो गई, यानी कि मृत्यु के समान हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। कौन? बुढ़िया। क्योंकि बुढ़िया कई वर्षों तक उस झोपड़ी में रहती थी और उसे जमींदार निकालना चाहता था अपनी झोपड़ी का, अपने महल का आतप बड़ा करने के लिए, जिसमें उसके पति की, उसके बेटे की और बेटे के बहू की मौत उसी झोपड़ी में हुई थी। अब वो भी चाहती थी कि मैं भी यहाँ से बिना मरे नहीं निकलूंगी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। इंपोर्टेंट लाइन है यहाँ से। और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे। दूसरा कथन यहाँ से होगा, कूट में क्वेश्चन बनेगा। पहली लाइन यहाँ से होगी, शुरुआत हमने देख ली कि किस लाइन से होती है, तो इसमें कूट में क्वेश्चन बनते हैं। फिर बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम। दूसरा पॉइंट होगा, एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वह वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकर से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो। किसे? बुढ़िया को। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, इंपोर्टेंट कथन है, यह कथन पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है। बुढ़िया ने किससे कहा? तो बुढ़िया गिड़गिड़ाकर किससे बोलती है? जमींदार से। अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई। महाराज क्षमा करे, एक विनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि उस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। अब यहीं से तीसरा पॉइंट बनेगा कि एक टोकरी भर मिट्टी ले जाकर बुढ़िया उसका क्या करना चाहती थी, तो चूल्हा बनाकर उस पर रोटी बनाकर अपनी पोती को खिलाना चाहती थी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। कौन? उसकी पोती। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मैं मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। यानी कि श्रीमान ने किसे आज्ञा दी? बुढ़िया को एक टोकरी मिट्टी ले जाने के लिए आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई और वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर वह हाथ जोड़कर, किससे हाथ जोड़कर? श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। तो ये दूसरा कथन तीसरा महत्वपूर्ण आया इसमें। इन कथनों को एक जगह आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको रिवीजन के समय कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। स्वयं कौन टोकरी उठाने आगे बढ़ा? जमींदार। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी।
तो लज्जित होकर किसने कहा? जमींदार ने। यह सुनकर विधवा ने कहा, अब विधवा का कथन है, विधवा किससे कहती है? महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों किस प्रकार उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो महत्वपूर्ण कथन है ये। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। किसने? जमींदार ने बाद में क्या किया? विधवा से क्षमा मांगी और विधवा को क्या की? उसकी झोपड़ी वापस कर दी। एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे की है। अब यहाँ से ये पृष्ठभूमि है, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य आए हुए हैं उन तथ्यों को हम देखेंगे, जो इस प्रकार है। यह कहानी 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। दूसरा पॉइंट है, देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है और एक आदर्शवादी कहानी है। तो इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ पे विशेष है, विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा का इसमें वर्णन किया गया है, शोषण का चित्रण का वर्णन है। कहानी की मूल संवेदना है इसमें हृदय का परिवर्तन होना। किसका हृदय परिवर्तन हुआ था? जमींदार का। किसकी बात सुनकर? बुढ़िया की बात सुनकर। जब उससे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई तो वो सैकड़ों हजारों पड़ी हुई टोकरियों का मिट्टी भर जन्म भर भार कैसे उठा सकता है? तो अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश मिलता है। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन होता है। लचर कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया है। मानवता का इसमें संदेश है। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ ही कहानी समाप्त होती है। वर्ग भेद है, गरीब बुजुर्ग महिला है और अमीर जमींदार है, यानी कि गरीब और अमीर का इसमें भेदभाव दिखाया गया है। कहानी का केंद्रीय तत्व है आदर्शवाद। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। ये मैंने दृष्टि की बुक से पेज रखे हैं। दृष्टि की बुक में अच्छा मैटर दिया हुआ, तो मैंने ये इम्पोर्टेंट लगे, मैंने यहाँ पे एक कहानी में रख दिया ताकि आपको सारा मैटर एक साथ मिल सके। प्रमुख उदाहरण है, जैसे ये किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। कहानी का प्रारंभ होता है, जमींदार साहब को अपने महल का आता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोह भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो यहाँ से कहानी का प्रारंभ था। दूसरा कथन आता है कहानी में, पॉइंट है, उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। किसका? बुढ़िया, विधवा बुढ़िया का, और बिना मरे वो वहां से निकलना नहीं चाहती थी। तीसरा है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया गया। चौथा पॉइंट था, जब से यह झोपड़ी छूटी तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। किसकी पोती ने? विधवा की पोती ने, जो 5 वर्ष की एक कन्या थी। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि मैं इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। तो बुढ़िया एक टोकरी भर मिट्टी का क्या करना चाहती थी? वह एक टोकरी भर मिट्टी से चूल्हा बनाकर अपनी पोती को उस पर रोटी बनाकर खिलाना चाहती थी, जिससे उसे आशा थी कि वह रोटी खाने लगेगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी भर ली और उसे बाहर ले आई। यह विधवा ने कहा कि महाराज, इम्पोर्टेंट है, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और उस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए और विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो इस तरह से ये कथन है जो कहानी के। अब इसमें ये देखते हैं कि कहानी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए, कहानियों के क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराए थे कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लगाइए।
तो जितनी भी हमने 21 कहानी पढ़ी उनका प्रकाशन वर्ष क्रम से आया हुआ है। ये क्वेश्चन है। दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी और प्ले की चुड़ैल। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, यहाँ सिर्फ आपको ये दिखाना है कि PYQ आजकल बदलते हुए पैटर्न पे किस तरह से कहानियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि नई कहानी आग्रह की कहानी नई प्रवृत्तियों की हो सकती है। मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। तो ये कथन किसका है? इसमें 2-3 कथन आए हुए हैं, तो वे पूछ सकते हैं कि कथन किसने किससे कहा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बदलते हुए पैटर्न पे आए हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे संबंधित पात्रों से संबंधित कहानियों के, जैसे कि इसमें दिखाया गया कि इसमें 2 पात्र थे, एक जमींदार और एक विधवा स्त्री थी। गोंद पात्र में वकील आता है और उसकी 5 वर्ष की बेटी आती है। तो यहाँ पे पात्रों से संबंधित है, जैसे कालिंदी चरण किसका पात्र है? मालती, सामनाथ और सुबोध। तो यहाँ पे ये पात्र से संबंधित है। तो ये सारे आज जो भी मैंने ये कहानी की आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? तो किसे कहती है? जंग की पतोह को। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो किस संग्रह में? तो किस वर्ष हुई थी? 1904 में। तो ये हमारे कथन इस तरह से आजकल कहानियों में नाटक से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? तो ये कथन कहा था नवाब बीबी ने साहनी से। तो आपको कहानी पूरी कहानी पढ़नी है डिटेल में और उस कहानी को पढ़कर ही आपको क्वेश्चन करने हैं। तो मेरा मकसद बस यही था कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा रहे हैं बदलते हुए। ये कूट है कहानी के गैगरीन कहानी के संदर्भ में कि इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया। इस कहानी में अगे की निम्न मध्यम वर्ग के जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली। इस कहानी में अगे ने दाम्पत्य जीवन की शालीनता और एक रास्ता को चित्रित किया। इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो विकल्प दिए गए कौन से सही कौन से नहीं। तो इस तरह से आपको हर एक कहानी को हम पढ़ेंगे और रोज एक कहानी आपको मिलेगी इसी तरह से इन्हीं टॉपिकों के साथ और इसी मैटर से महत्वपूर्ण तथ्यों के अनुसार कहानी का सारांश, उनके पात्र, भूमिका आदि से संबंधित।